हेलो एवरीवन। आज मैं इकोनॉमिक्स क्लास 11 का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम 29 अक्टूबर को हुआ है, 29 अक्टूबर, उसमें जितने भी सारे एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो फिर शुरू करते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ डैश फैक्ट्स। ऑप्शन ए क्वांटिटेटिव, ऑप्शन बी क्वालिटेटिव, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन। तो हमें पता ही है कि स्टैटिस्टिक्स में हम सारे कैलकुलेशंस वगैरह डेटा के ऊपर बेस करके करते हैं। तो हमें ऑलवेज़ क्वांटिटेटिव चीज़ें ही चाहिए। तो यहाँ पर इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें हमारा आंसर कौन सा होगा। सो हियर आवर आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटेटिव। Next question, which of the following is the method of collecting primary data? प्राइमरी डाटा क्या चीज़ है? प्राइमरी डाटा वो डेटा होता है जो कि हम खुद कलेक्शन करते हैं खुद के मेहनत से, और अगर हम किसी और ने ऑलरेडी डेटा कलेक्शन करके रखा हुआ है वहाँ से अगर इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसे कहा जाएगा सेकेंडरी डाटा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि प्राइमरी डेटा के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो उसमें है सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनरीज, पर्सनल इंटरव्यू एट्सेट्रा। और अगर हम सेकेंडरी डेटा के कुछ एग्जांपल्स देखें, देन वी कैन डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, वेबसाइट्स, बुक्स, जर्नल आर्टिकल्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स एट्सेट्रा। तो ये तो हमने जान लिया कि प्राइमरी डेटा क्या चीज़ होता है उसके बारे में। अब यहाँ पर बोला गया है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो कुछ मेथड्स के बारे में भी जान लेते हैं। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा में आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, indirect oral investigation, information through correspondence, telephonic interview, mailed questionnaire, the questionnaire filled by enumerators। ये सब कुछ आता है methods of collecting primary data में। अब इससे तो तुम्हें पता ही चल गया है कि आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन ए डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज़, ऑप्शन बी मेलिंग क्वेश्चनरीज, ऑप्शन सी टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो हमने पहले से डिस्कस कर लिया और उससे हमें पता भी चल गया कि आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस वजह से आता है? ऑप्शन दिए गए हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्शन बी अनलिमिटेड वंट्स, ऑप्शन सी रिसोर्सेस कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो पहले हम जानेंगे ये सब चीज़ें क्या है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस के बारे में। हमें पता है कि जितने भी सारे रिसोर्सेस हैं वो सब लिमिटेड हैं, और ज़्यादातर मैक्सिमम रिसोर्सेस लिमिटेड ही होते हैं, और उन रिसोर्सेस के अगर डिमांड्स बढ़ जाए तो सप्लाई उस हिसाब से डिमांड के हिसाब से नहीं किया जा सकता है। तो तब जब जो सिचुएशन क्रिएट हो जाता है उस सिचुएशन को हम स्केर्सिटी कहते हैं। ठीक है, और उस वजह से प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस लाइक गोल्ड, ऑयल, सिल्वर एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, we know that these are naturally rare. So when the demand exceeds the supply, these resources become scarce and prices can go up. Clear or not? So next thing, that is ऑप्शन बी अनलिमिटेड वॉन्ट्स। अनलिमिटेड वॉन्ट्स हमारे ह्यूमंस के,
वांट्स तो हमें हमारे बहुत सारे हैं जो कभी कंप्लीट ही नहीं होते, इसलिए यहाँ अनलिमिटेड बोला गया है। और हमें मालूम है ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड ही होते हैं, किसी के भी इच्छाएं कंप्लीट नहीं होंगे। एक के बाद एक अगर तुम खरीदते जाओ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर भी तुम्हारा कुछ और वांट्स बाकी रह जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी, रिसोर्सेज कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। Alternate use of resources mean more than one uses to which a resource can be put and imply that resource can be used only for one purpose at a time. इसका अर्थ यह है कि एक से अधिक उपयोग संसाधनों का जिसमें एक संसाधन लगाया जा सकता है और एक समय में केवल एक ही उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह हमने तीनों टॉपिक डिस्कस कर लिया, ऑप्शन ए, बी एंड सी। और तीनों टॉपिक डिस्कशन करने के बाद हमें यही पता चलता है कि ये तीनों ही कारण हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस होने के। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, नंबर 3 आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। सो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 5, रेंज ऑफ 5, 9, 15 एंड 22 इज़ द। ऑप्शंस दिए गए हैं तो हमें रेंज ढूंढ के निकालना है। तो रेंज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, अगर ये पता हो तो आसानी से हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। रेंज अगर फाइंड आउट करना है तो हमें पहले हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसके बाद लोएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर हम हाईएस्ट नंबर और लीस्ट नंबर को लेते हैं और लीस्ट नंबर को हाईएस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें हमारा रेंज मिल जाता है, क्योंकि रेंज ढूंढने का यही फॉर्मूला है, हाईएस्ट नंबर माइनस लीस्ट नंबर। तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 22, एंड लीस्ट नंबर कौन सा है, 5। सो 22 माइनस 5 दैट इज 17। फिनिश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Number 6, relation between price and demand is option A positive, option B negative, option C A and B both, option D none of these. The relationship between price and demand is negative because they are inversely related. अब inversely related का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब जब गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ेंगे तब उनका डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ने से डिमांड डिक्रीज़ हो जाता है। और अगर प्राइस घट गया यानी कि प्राइस डिक्रीज़ हो गया तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा आंसर हुआ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एन इंडिफरेंस कर्व represents various bundles of two goods that give dash level of satisfaction or utility, you can say. So here our option, these are unequal, equal, zero, none of these. कौन सा होगा आंसर, आंसर होगा equal. An indifference curve represents various bundles of two goods that give equal level of satisfaction. Next, ogives. Question number 8. Ogives can be helpful in locating geographically. The options are mode, median, mean, all of these. कौन सा होगा? Ogives can be helpful in locating geographically the median. Next, that is question number 9. Price elasticity of demand is a, option A negative number, option B positive number, option C imaginary number, option D none of these. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुछ ही देर पहले मैंने डिस्कस किया था, अगर किसी भी प्रोडक्ट्स के प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उस प्रोडक्ट्स के डिमांड्स डिक्रीज़ होने लगते हैं, और अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाते हैं तो उस प्रोडक्ट्स के डिमांड्स इंक्रीज़ होने लगते हैं। मैंने बोला था दे आर इन्वर्सली रिलेटेड।
तो फिर हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, नेगेटिव नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमी? 1 2 3 नन ऑफ दिस। कितने सारे सेंट्रल प्रॉब्लम हैं? वी नो दैट देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। वो 3 क्या चीज़ है? व्हाट टू प्रोड्यूस, नंबर 1, नंबर 2 हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द लास्ट वन दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। बस यही 3 है प्रॉब्लम, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी। इसी के साथ हमारे सारे MCQs कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। किसी भी स्टूडेंट्स का अगर कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट्स, ये सब वगैरह, ये सब MCQs से रिलेटेड हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँ, ठीक है? और वेट करो, नेक्स्ट वीडियो में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर बनाऊँगा, तो उसके लिए इंतज़ार करो।